नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फरोज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे अभी कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, और लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और मापांक और संयुग्मी के गुणधर्म पढ़ रहे थे, उनके भी क्वेश्चन एग्जाम को टप होते हैं। समझ गए बात? जितने टॉपिक पढ़े हैं वन बाई वन आप कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, इसके क्वेश्चन निकालते जाओ। पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए किसी को क्वेश्चनों की, जिसे आप क्वेश्चन सोल्व कर सको, तो आप इन नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ताकि आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। अपने दो चैनल है, मैं बता चुका हूँ आपको, एक तो ये वाला चैनल है, और दूसरा अगर ये आप सर्च करोगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, तो आपके एनसीईआरटी 10th 11th और 12th की क्लास से आपको मिल जाएगी। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है जो 10th और 11th और 12th में है, उनके लिए अवेलेबल है यहाँ पर आरबीएससी मैथ्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोनों चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। रोज आपको क्लास अवेलेबल होती है यहाँ पर, और कोई भी किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दें कि ये हमारे प्रॉब्लम है, तो अगली क्लास में आपको सोल्व करवा दी जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया था। मानक रूप पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर मानक रूप के क्वेश्चन है, मापांक पढ़ लिया था, मॉडुलस पढ़ लिया था, अलग अलग बहुत सारी वेरायटी देखी थी इसकी, संयुग्मी कॉन्जुगेट पढ़ ली थी, और योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम। लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था। इसका ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का ये तरीका है, जेड के ऊपर बार है और जेड के मापांक का स्क्वायर। इस पर आधारित मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट और बताता हूँ। हमेशा ये ध्यान देना है, जैसे तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर तुम इसको इसके बार से गुणा करवा रहे हो, तो ये हमेशा जेड के मापांक स्क्वायर के बराबर है, और जेड बार के मापांक स्क्वायर के बराबर है। और हमेशा ध्यान रखो, जो मापांक आप जेड का निकालते हो वही मापांक जेड बार का। ये दो केस समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? आप जेड को जेड बार से गुणा करो। अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो आप एग्जाम्पल ले लो। कैसे कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे आई, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। मान लो मैंने जेड की वैल्यू 3 + 4 आयोटा दी, 100% बात है, जेड बार 3 - 4 आयोटा है। बार का मतलब समझ रहे हो, सही हुई। इसका मापांक निकालो कितना आएगा। इसका मापांक आएगा 5। रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 आ जाएगा। इसका मापांक बताओ कितना आएगा। मापांक इसका भी 5 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी तो साबित हो गई कि जेड का मापांक निकालो चाहे जेड बार का निकालो, बात एक ही। इसको और साबित कर देता हूँ, जेड का गुणा करो जेड बार से, a² - b², a + b a - b होगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। दोनों का गुणा यही तो हो रहा है, यहाँ हो गया 9, यहाँ आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -a करो, 16, 16 और 9 कितने होते हैं 25, ये 25। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 25 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दो तो इसका कर दो, बात है कि 25 आ रहा है। पुरानी भी साबित हो। याद करो, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, मैं बताता हूं, तुम्हें याद दिलाता हूँ क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था तुम्हारे एनसीईआरटी में, ऐसा एक क्वेश्चन आता था कि अल्फा और बीटा ये दोनों है कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। ये तो क्या है, समिश्र संख्या है, ठीक है। और बीटा के ऊपर ऐसे कर रखा था मापांक, उसका उत्तर आया था 1। शायद ऐसा कुछ पूछा था, बीटा - अल्फा, एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी लगभग लगभग ऐसे ही था। और ये तो करेक्शन होगा, चेंज कर दिया, ऐसा कुछ। अब याद आ रहा है, ये जेडब्ल्यू मेंस में पूछा हुआ है और नेवी एसएसआर में भी पूछा। इसमें ये वाले कंसेप्ट हम लोग लगाए। कैसे लगाते हैं कंसेप्ट वो सुनो। एक काम करो, अगले ने बात की है कि अल्फा और बीटा ये तो दोनों है ना, ये दोनों कैसे नंबर है भाई, ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप बीटा पर खेल रहे हो, ये बीटा की वैल्यू 1, तो इसका सॉल्यूशन देना कैसे है। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा लिख दूं क्या, बीटा, बीटा का जो बार है, जैसे जेड, जेड का बार, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बराबर होगा बीटा के मापांक स्क्वायर।
यहाँ मैं कह रहा हूँ जेड, जेड का बार जेड के मापांक स्क्वायर के बराबर हो रहा है। बीटा, बीटा का जो बार होगा बीटा के मापांक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आप ये बताओ बीटा का मापांक एक है तो सीधा एक रखो। यहाँ से बीटा और बीटा का जो बार है वो कितना निकल गया है, एक निकल गया है। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं कैसे याद रखना है। यहाँ पर एक काम करता हूँ, बीटा माइनस अल्फा, इस ए को हटा के इसकी जगह बीटा और बीटा के बार को बिठा दो। माइनस अल्फा का बार है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। यहाँ से बीटा कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, एक बट्टे में बीटा का ये मापांक बाहर आ गया। अंदर चल रहा है बीटा माइनस अल्फा, ये आएगा बीटा पर बार अल्फा पर बार। इसकी वैल्यू एक है, पहले से ही दे रखी है तो ये तो गायब हो गया। अब तुम बताओ इन दोनों के अलग अलग मापांक लगा दूंगी। Z1 अपॉन Z2, याद करो ये वाला केस कि Z1 और Z2 हो और ऐसे मापांक लगा हो तो Z1 का अलग से मापांक होता है और Z2 का क्या होता है, अलग से मापांक। इन दोनों का मैं क्या करता हूँ भाई, अलग अलग मापांक लगा देता हूँ। अब ये भी केस पढ़ा होगा आपने कि Z1 माइनस Z2, इसके ऊपर पूरी ऐसे लाइन खींची हुई बार हो तो Z1 का बार अलग हो जाता है, Z2 का बार अलग। संयुग्मी के गुणधर्म पढ़े थे, याद करो। इन दोनों पर अलग अलग बार है तो ये बताओ बीटा माइनस अल्फा का मापांक और बीटा माइनस अल्फा के बार का मापांक। अब ये वाली लगा दो कि सर जेड का मापांक निकालो तो जेड बार का निकालो, बीटा माइनस अल्फा का निकालो तो बीटा माइनस अल्फा बार का निकालो। दोनों के मापांक तो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। अगर मापांक सेम आएंगे तो इससे ये वाला कटेगा और कट के सामने उत्तर कितना आ गया, एक आया कि नहीं, कितना उत्तर आया, एक आया। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभार पुटअप हो जाते हैं। देखो छोटे छोटे टॉपिक थे, मैंने टाइम तुम्हारा लगाया है थोड़ा सा, क्योंकि एक चैप्टर में 4 घंटे 5 घंटे लगाएंगे तो एकदम आराम से डिटेल से सारी चीजें लिख लेंगे, फिर कितने क्वेश्चन लगा कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आयोटा की गाते पढ़ी थी, आयोटा की गाते सबके रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर 11th में नहीं भी सीख पाया है, कुछ उस पर आधारित क्वेश्चन भी देखे थे, माइनस पावर देखी थी, मानक रूप देखा था, संयुग्मी देख ली, मापांक देख लिया और इसके बाद इस पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो देख। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक काम करते हैं, थोड़े से छोटे छोटे कंसेप्ट और देख लेते हैं, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ तुम्हें। देखो कंसेप्ट ये है कि अगर ये लिखा हुआ है √2, कितना लिखा हुआ है, √, अगर इसको मैं √3 से गुणा करवाऊं या √-2 है, √3 है, या इसको प्लस कर दूं इसको क्या कर दूं माइनस है, या इसमें भी माइनस लगा दूं इसमें भी क्या लगा दूं माइनस लगा। तुम्हें ये तो पता है ना ये √6 होता है, और तुम्हें ये भी बताया कि सर ये √में -6 होता है, और तुम्हें ये भी बताया सर ये भी √में -6 होता है। लेकिन अगर तुम गलती से अगर इसको +6 कर रहे हो ये गलत है, ये ध्यान। अब सोचोगे ये कैसे, हमने ये पढ़ा है छोटी क्लासों में कि सर √a और √b इनका गुणा करवाने पर √में भी आता है, तो फिर इन दोनों का गुणा करवाने पर ही आएगा नहीं, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। याद रखना हमेशा ए व बी में से, ए व बी में से कम से कम एक संख्या वास्तविक होनी चाहिए, तब ये नियम काम करता है। एक संख्या क्या होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। इफ एटलीस्ट 1 नंबर आ रही है, कम से कम अगर एक संख्या रियल है, एक संख्या अगर वास्तविक है तभी ये नियम काम करेगा, अदरवाइज ये नियम काम ही नहीं करेगा। अब तुम यूं सोच रहे हो इसे इनमें कैसे काम कर गया, मैंने क्या कहा ए और बी में से एक नंबर रियल होना चाहिए, इसमें दोनों रियल है, इसमें ये वाला रियल है, इसमें ये वाला रियल है, लेकिन इसमें देखो दोनों इमेजिनरी आ गई, दोनों काल्पनिक आ गई, तो ये नियम काम नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि कभी भी अगर तुम्हें ये कह दे कोई कि रूट में माइनस का ए लिखा हुआ है मल्टीप्लाई रूट में माइनस का बी है, तो वो कभी भी इक्वल नहीं होता है √ab, इस बात का ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल के लिए कोई ये कह रहा है, फिर उत्तर आएगा क्या इसका वो भी बताऊंगा मैं आपको। रूट में लिखा हुआ है -25, एग्जाम आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और रूट में लिखा हुआ है -36, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। पहला आ रहा है 0, ये तो हमें पता लग गया नहीं आएगा।
दूसरा आ रहा है माइनस का 30, तीसरा आ रहा है प्लस का 30 और चौथा ऑप्शन आ रहा है नन ऑफ 30। ये 4 ऑप्शन। अब लगाओ दिमाग, दिमाग ऐसे लगाओ, आप पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स, इसको हमेशा ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह हटा के इसको मैं लिख सकता हूँ 25 आयोटा, चिन्ह माइनस का हटा दी। अगर इसका माइनस चिन्ह मैं हटा दूं ना, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 36 आयोटा। 25 में से बाहर आता है 5, 36 में से बाहर आता है 6। अब तुम बताओ, ये 30 हो गई है और साथ में आयोटा स्क्वायर आया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो बोलो उत्तर -30 आ रहा कि नहीं आ रहा है? यानी ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा? जबकि आपके इस रूल के हिसाब से यहाँ देखो उत्तर कैसे आता, +6 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको मैंने लिख दिया था √2 आयोटा, इसको मैंने लिख दिया था √3 आयोटा, ऑटोमेटिक रूट में 6 बन गया और साथ में आयोटा स्क्वायर आया, तो इसका उत्तर तो -√6 आएगा। जबकि ये नियम क्या बता रहा है, +√6। इसीलिए ये नियम काम नहीं करता। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना। ये नियम कब काम करता है, जब ए और बी में से कम एक संख्या के दोनों हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, रियल होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। अगर एक नंबर वास्तविक है तब ये नियम काम करता है, अदरवाइज ये नियम काम नहीं करेगा। बोलो ये वाला कंसेप्ट सीख गई। एक आध एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो कोई तुमसे यूं कहते रूट में माइनस का 49 माइनस का √16, तो भाई ध्यान रखना इसका मतलब ऐसे होता है √49 आयोटा, इसका मतलब होगा √16 आयोटा। 49 में से बाहर आया 7, 16 में से आया 4, 7 चौके 28, 7 में आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब उत्तर क्या आएगा, -28। अब रेडी एकदम मामला, इनमें देख लो कोई दिक्कत है तो किसी भी प्रकार, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, एग्जाम आ जाते हैं। इसमें मेन 3 टॉपिक बाकी बचे हैं, एक दूरी निरूपण, एक √z निकालना और एक ओमेगा का कंसेप्ट। 3 ही कंसेप्ट बाकी, 3 कंसेप्ट के बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक सभी ने पढ़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मैं ज्यादा खींच रहा हूँ क्योंकि हो सकता है 11th में आपने कम पढ़ा हो या ज्यादा पढ़ा हो, ताकि समझ अच्छी से ज्यादा आए, आधे घंटे घंटे का टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो इसके बाद में थोड़ा सा मैं तुम्हें आर्गन तल बताता हूँ। आर्गन जो प्लेन होता है ना, आर्गन तल, आर्गन तल क्या चीज है? जैसे आप सभी ने ये पढ़ा है ना कि 2D वाला जो ग्राफ होता है, ग्राफ कैसे बनाते हो आप, द्विमीय समतल जिसको बोलते हैं, वैसे ही आर्गन तल, ये काल्पनिक अक्ष होती है, कौन सी, ये वर्ड। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आप लिख रहे हो, जेड आप लिख रहे हो अक्स प्लस आयोटा, ठीक है, तो इसके जो ये मान है ना अक्स और वाई, इनका नाम होता है कॉम्प्लेक्स पॉइंट सम्मिश्र बिंदु। इनको क्या कहा जाता है, सम्मिश्र बिंदु कहते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहते हैं। ये बात दिमाग में आ रही है आप, कॉम्प्लेक्स पॉइंट। जैसे अलग अलग मैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट तुम्हें बताता हूँ। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ली जेड 3 + 4 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ली -3 + 4 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ली मैंने -3 - 4 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ली 3 - 4 आयोटा। तुम ये बताओ इसके कॉम्प्लेक्स पॉइंट सम्मिश्र बिंदु कौन से हैं, 3, 4 होंगे, इसका -3 और 4 होगा, इसका -3 - 4 होगा, इसका 3 और क्या होगा, -4 होगा। ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट आप बताओ कहां पर होगा, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कौन से में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कौन से में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहां है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी आपको बात ये समझ में आ रही है कि अगर इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसकी बात करूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसकी बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसकी बात करूं तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। यही बात है। अलग अलग सिचुएशन में आप कॉम्प्लेक्स पॉइंट बता सकते हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये कौन से में, फोर्थ में। तो यहाँ पर अगर मेरे को इसकी लोकेशन देनी है, इसकी देनी है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ये कितना है 3 और 4, इसकी लोकेशन ऐसे ही दूंगा। इसकी लोकेशन देनी तो कैसे बताएंगे, सेम जैसे 2D में बताते हैं, 3 और 4। इसकी लोकेशन देनी है तो -3 - 4, और अगर इसकी लोकेशन बतानी तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 3 और -4, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं तुम्हारी। अब अगर मान लो
ऐसे नहीं पूछते। तुमसे कोई ये पूछ रहा है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आएगा, जेड है, जेड के सामने लिख दिया 1, जेड के सामने लिख दिया -1, जेड के सामने लिख दिया आयोटा और जेड के सामने लिख दिया -1। इनका कॉम्प्लेक्स पॉइंट कैसे बताओगे? एक का मतलब ये है 1 + 0 आयोटा, -1 का मतलब क्या है, जेड बराबर -1 + 0 आयोटा, और इसका मतलब ये हुआ 0 + आयोटा, और इसका मतलब हुआ 0 - आयोटा। सही कह रहा हूं? यही मामला है। ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहाँ होगा, a, 0 कहाँ होता है, a, 0 होता है इस अक्ष पर, तो ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। और -1 और 0, -1 और 0 यहाँ होगा, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहाँ पर आएगा, मतलब नेगेटिव अक्ष पर, ये पॉजिटिव अक्ष पर। और 0 + आयोटा यानी 0,1, 0,1 कहाँ आता है, पॉजिटिव वाई पर। -0 और -1 कहाँ पर आएगा, नेगेटिव वाई पर आएगा। यानी आर्क तल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट की सिचुएशन बताता है, स्थिति बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि कहां पर है। आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट 8 जगह स्थित हो सकता है, यहाँ पर कभी नहीं रहता है कॉम्प्लेक्स पॉइंट, ये ध्यान रखना। ये जगह हमेशा अनिर्धारित मानी जाती है, 0 + 0 आयोटा अनिर्धारित माना जाता है। प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी जिसको बोला जाता है, शुद्ध वास्तविक, शुद्ध काल्पनिक, जेड बराबर अगर 0 + 0 आयोटा हो। कॉम्प्लेक्स पॉइंट की 8 सिचुएशन सुन लो कौन कौन सी है। कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहाँ हो सकता है, पहली सिचुएशन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, भाई अक्षों पर आ सकते हैं ना मान, और 4 हो गए क्वाड्रेंट, तो 4 और 4 टोटल कितनी जगह हो सकता है कॉम्प्लेक्स पॉइंट, 8 जगह हो सकता है। कितनी जगह, 8 जगह। अब जो पोलर रिप्रेजेंटेशन हम लोग करने वाले हैं ना, आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास का उद्देश्य पोलर रिप्रेजेंटेशन है, और एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, जिसको कहा जाता है ध्रुवीय निरूपण। इस टॉपिक को आप अगर ढंग से सुनोगे, ध्यान से देखोगे, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्रुवीय निरूपण, पोलर फॉर्म। ध्रुवीय निरूपण क्या चीज है, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले ली अक्ष प्लस आयोटा, ये तो हो गया इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, जो अपन इन जनरली पढ़ते हैं। कौन सा रूप, कार्तीय रूप। अगर इसका कोई दूरी रूप पूछता है तो दूरी रूप ऐसे लिखते हैं, जेड बराबर r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और एयरफोर्स और नेवी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, और 100% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते हैं। इस बात का ध्यान रखोगे, यहां से क्वेश्चन जेड बराबर अक्ष प्लस आयोटा भाई कार्तीय रूप है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय रूप। कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, हो सकता है अगर आपने 11th में सीख लिया तो बढ़िया बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकाला जाता है इसको। यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक पॉइंट पी लिया है मैंने, एक पॉइंट पी लिया है, अक्ष और यहाँ से आप ये सोच सकते हो, इसका क्षैतिज घटक है वो अक्ष आएगा, ऊर्ध्वाधर घटक कितना आएगा, वाई आएगा, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं आर नाम दूंगा। यहाँ से पूरा डेरिवेशन करके, डेरिवेशन करके क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक निकाल के अक्ष और वाई के मान यहाँ रख देना है, जैसे अक्ष वाई के मान रखोगे ये वाला निकल गया। एक सिंपल सा कैसे ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ से अगर मैं एक बार इसमें साइन लगा दूं, एक बार मैं इसमें कोस लगा दूं, साइन कोस जैसे ही लगाऊंगा अक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पुट करूंगा दिया आ जाएगा। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना फिलहाल आपके एग्जाम में। आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये कार्टेशियन फॉर्म होती है, ये कौन सी फॉर्म होती है, ये पोलर फॉर्म होती है, ध्रुव रूप। आपको फोकस करना है इस पर। इसमें आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो आर, आर का मतलब होता है मापांक जे, इसीलिए इसको कहा जाता है मापांक मॉडुलस। और एक होता है थीटा, इस थीटा को कहा जाता है कोणांक। क्या कहते हैं, कोणांक। आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट कोणांक। हमेशा ध्यान रखना, ये जो थीटा लिख रखा है, इस थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इस थीटा का जो मतलब है, इस थीटा को ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ।
यानी कि अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको पता करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपको पता करना है, तो आपके पास मापांक और पूर्णांक दोनों होना आवश्यक है। मापांक का मतलब समझ गए कि आर निकालो सी मोड जेड निकालो। आप देख लो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जैसे ये तो है 0 0, ये तो 0 0 है। अगर मैं इसमें दूरी सूत्र लगाता हूं तो आप ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्स स्क्वायर रूट में प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? मापांक जेड निकालने का फॉर्मूला है। आर निकालो सी मापांक ने जेड निकालो, बात एक ही होती है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं किसी के। मापांक जेड निकालो सी आर निकालो, बात एक ही होती है। अब यहां से मैं काम करता हूं, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना वो बता देता हूं। आर आप निकालोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मेन काम, मेन फोकस जो एग्जाम आता है ना, वो इसका खुद का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, इसका खुद का प्रश्न ज्यादा आता है। आर्ग्यूमेंट खुद निकालना है। ये जो थीटा होता है, इस थीटा का मतलब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है, ये ध्यान रखो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आप ये कह रहे हो कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, एक्स प्लस आयोटा, ये कार्तीय रूप है। इसका दूरी रूप हमने सीख लिया है कि सर आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। हमें यह भी पता है कि जो आर होता है वो मोड जेड के बराबर होता है। तो आर निकालने का तरीका तो हम सीख गए। और यहां से ये नहीं होता, ये तो आर्ग्यूमेंट होता है। थीटा तुम्हें कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला याद रखो, tan इनवर्स y अपॉन में x। ये थीटा निकालने का तरीका है। और इसको ये वाला थीटा नहीं समझे, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इसका मतलब तो क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तुम सोचो फिर थीटा कौन सा है, मैं बताता हूं। देखो थीटा कौन सा है, डिपेंड करता है आर्ग्यूमेंट हमेशा आपके कॉम्प्लेक्स पॉइंट पर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, कॉम्प्लेक्स पॉइंट कौन से में? इस क्वाड्रेंट में, अलग केस बनेगा। इस क्वाड्रेंट में अलग केस बनेगा, इस क्वाड्रेंट में अलग केस बनेगा, और इस क्वाड्रेंट में अलग केस। चारों क्वाड्रेंट के चार अलग अलग केस। अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहां पर है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होगा, तो यहां से आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल, वो उतना ही होगा जितना आपका थीटा होगा। मतलब जो उत्तर थीटा का आ रहा है वही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का होगा, अगर कॉम्प्लेक्स पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमेशा ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो इक्वल होगा थीटा माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो माइनस थीटा के इक्वल। और ये बात क्लियर। अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा के बराबर। सेकंड में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालना, ये थीटा निकालने के बाद की बात है, पाई माइनस थीटा कर दो। थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा माइनस पाई कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या कर दो, माइनस कर। चार स्थिति आ गई कॉम्प्लेक्स पॉइंट की। अब मैंने ये भी तो कहा था कॉम्प्लेक्स पॉइंट 8 जगह होता है, और कहां होता है? और सर यहां होता है कि ये जो अक्ष है ना, अक्षों के ऊपर होगा। अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट अक्ष पर आए, या एक्स डैश पर आए, या वाई पर आए, या वाई डैश पर आए, तब क्या करें? अगर कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहां आ जाए, ध्यान सुनना इस बात को, इस अक्ष पर आए, तो हमेशा ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मान जो होगा वो 0 होगा। अगर कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहां आए तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होगा वो प्लस का पाई/2 होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहां आता है, इनके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होगा वो हमेशा माइनस पाई/2 होगा। और अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट यहां पर आए तो जो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो इक्वल होता है पाई। इसके इक्वल होता है पाई। पहले आप इस सिचुएशन को समझ लो क्या लिखा है मैं। कुछ कहानी क्लियर हो रही है क्या कहना हूं मैं? आपने ये कहा था कि सर कॉम्प्लेक्स पॉइंट 8 जगह होता है। कितनी जगह होता है? 8 जगह। 8 जगह बता दिया ना मैंने। 8 में से 4 तो ऐसी जगह हैं जहां तुम्हें कुछ करना ही नहीं, मैंने डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट लिखा है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट कभी भी अगर यहाँ आ जाए, कौन सी पर? पॉजिटिव अक्ष पर आ जाए,
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मान 0 होगा। अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट नेगेटिव अक्ष पर आ जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई होगा। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट अगर पॉजिटिव वाई पर आ जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, पाई/2 होगा। और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट अगर वाई डैश पर नेगेटिव वाई पर आ जाए तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या हो जाएगा, -पाई/2। चार चीजें क्लियर है, यहाँ कभी आएगा नहीं ये सिचुएशन। इन चार पर बता देता हूँ मैं क्वाड्रेंट वाली पर, पहले कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन होगा कैसे, पूछेगा कैसे, वो सुनो। ये मैटर तो तुम्हारे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसे आया कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, सुना ध्यान से। कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट देखो कौन सा है, +1 +1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं। इसका दूरी रूप कैसे लिखते हैं, r कोस थीटा प्लस आयोटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। r कितना आएगा कि r सिर्फ उतना ही आता है जितना मोड जेड आता है। मोड जेड निकालेंगे, रूट में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। r निकालने में तुम्हारे कोई हेडेक नहीं है, रूट 2 आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए कि सर हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स पॉइंट देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है तो वहां से थीटा के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। अब थीटा कितना निकालते हैं, थीटा निकालने का तरीका सर ये होता है कि tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x कर दिया जाता है। तो आप बता दो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की कितनी है 1, tan इनवर्स के अंदर 1 आया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू बताओ पाई/4 आएगी नहीं, तो आपका आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, पाई/4 आया कि नहीं। अब इसको उठाकर इसमें रख दो, जेड है, आर कितना आया, रूट में 2 आया, यहाँ से कोस थीटा मतलब कितना, पाई/4, आयोटा फिर थीटा कितना आया, पाई/4 आया। ये आपका ध्रुवीय रूप हो, इसे कोई बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। अगर आप वापस वैल्यूज पुट करते हो तो यही आपको देखने को वापस मिलता है। लेकिन अब की बार कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहां पर था, कॉम्प्लेक्स पॉइंट था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले चतुर्थांश में। अब मैं इसी कॉम्प्लेक्स पॉइंट को सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में ले जाके आपको बताता हूँ। देखो, अगर यही कॉम्प्लेक्स पॉइंट में यूं लिखता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसको मैं यूं लिख दूं, एक तो कर देता हूं माइनस का, आयोटा कर देता हूं प्लस का, या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपकी है वो ऐसे लिख दूं -1 माइनस आयोटा, या आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं लिख देता हूं जेड इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है। चारों स्थितियां बता रहा हूं। पहले आप ये बताओ इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहां पर होगा, -1 +1 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट -1 +1 थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट +1 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट। गया ये कौन से में, फर्स्ट में, ये कौन से में सेकंड में, ये कौन से में थर्ड में, सॉरी फोर्थ में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब ध्यान से सुना मेरी बात, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, सम्मिश्र संख्या के लिए पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, r कोस थीटा प्लस आयोटा क्या होता है, साइन थीटा। ये जेड है, r कितनी है बताओ, r रूट में 2 आएगी, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी निकाल लो। r जो है वो मॉडुलस जेड आता है, यहाँ से √2 आएगा, सबको पता है मापांक कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट सेकंड है तो आप बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसे आता है कि नहीं आता है, पाई माइनस थीटा करके। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, ये हो गया पाई माइनस थीटा। अब आप बताओ थीटा कैसे आता है, तो थीटा लाने के लिए tan इनवर्स मोड y अपॉन x का फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैंने क्या किया, y की जगह 1, x की जगह -1, लेकिन ये मोड लगा हुआ है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, tan इनवर्स में 1 बनेगा, और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, पाई/4। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो बोलो 3 पाई/4 आया कि नहीं आया आर्ग्यूमेंट। अब इन दोनों को उठाकर मैं इसमें रख देता हूं, जेड आर थीटा का मतलब है 3 पाई/4, और फिर से आयोटा थीटा का जो मतलब है वो है 3 पाई/4, ये हो गया 3 पाई/4। बोलो कहानी क्लियर हो रही कि नहीं, क्लियर नहीं भी होगी तो इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे, कहानी क्लियर आपके हो जाएगी। चलो इसमें देखो, कॉम्प्लेक्स पॉइंट आ गया,
इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन आया। आर कितना आएगा, आर अब आप समझ गए √2, बार बार वही तो आ रहा है। कॉम्प्लेक्स पॉइंट कौन से में है, कॉम्प्लेक्स पॉइंट दोनों माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में करोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आता है थीटा माइनस पाई करने पर। अब तुम ये जानते हो थीटा निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, टेन इनवर्स वाई अपॉन में अक्स और माइनस पाई होगा। अब वाई की रक्षी वैल्यू दोनों की नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ से बोलो पाई/4 आएगा, माइनस पाई करूंगा यहाँ से माइनस का 3 पाई/4 आएगा, माइनस का 3 पाई क्या आएगा 4। अब आप इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, आर का मतलब हो गया √2, थीटा कितना है माइनस का 3 पाई/4, आयोटा साइन थीटा है माइनस का 3 पाई/4। ये तुम लोग जानते हो कि कोस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और साइन का जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो √2 कोस 3 पाई/4 प्लस का यहाँ माइनस का साइन 3 पाई/4, ये बड़ा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सेम केस इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, जेड बराबर होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सही बात है। आर कितना आएगा √2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस थीटा, थीटा निकालने का वही पुराना तरीका, वाई अपॉन एक्स, वाई की जगह एक, एक्स की जगह एक रखेंगे, मोड़ लगा वैसे प्लस होना है, बोलो माइनस का पाई/4 आएगा। अब इस वैल्यू को थीटा की जगह रख, आर का मतलब √2 है, थीटा का मतलब माइनस पाई/4 प्लस आयोटा माइनस पाई/4, ये है √2, माइनस को प्लस कर देता है कोस, साइन का माइनस बाहर आएगा, तो बोलो यहाँ से साइन पाई/4 आएगा। अब केस क्लियर हो रहा है। अलग अलग पोजीशंस में आपको बता रहा हूँ पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, एक बार इनको देख लो, कोई प्रॉब्लम है फिर और इसके एग्जांपल करते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल है, ये बाकी कौन सा एग्जांपल है, ये थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के एग्जांपल है, चारों क्वाड्रेंट में हम लोग इसको लिख लीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, देखो मान लो आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वो है 1 + √3 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है जेड इज इक्वल टू -1 + √3 है, थर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिखी हुई है जेड इज इक्वल टू -1 - √3 है, और फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है जेड इज इक्वल टू 1 - √3 है। अब आप पहले देख लो कॉम्प्लेक्स पॉइंट आपका कौन सा कहां पर है, आराम से बता सकते हो इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा, माइनस प्लस आ रहा है, पहली वैल्यू अब की दूसरी वैल्यू, इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में और इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, एकदम क्लियर बात है। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा क्या होती है, साइन थीटा। यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी अंडरूट में एक का स्क्वायर एक घटेगा 4, आर की वैल्यू आएगी 2, सभी में 2 आएगी आर। अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट में कॉम्प्लेक्स पॉइंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड उतना ही आता है जितना थीटा आता है, थीटा कैसे आता है, tan इनवर्स वाई अपॉन में अक्स आता है, वाई की वैल्यू एक है, अक्स की वैल्यू एक है, सॉरी वाई की वैल्यू √3, अक्स की वैल्यू कितनी है एक, ये tan इनवर्स √3 मिला और √3 पर वैल्यू होती है पाई/3, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकल के कितना आया पाई/3 आया कि नहीं। अब इसी को आप इसमें पुट कर दो तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या मिलेगा, आर का मतलब 2, थीटा की जो वैल्यू है वो है पाई/3, आयोटा साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है पाई/3, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब आ दिमाग में आ रही है नहीं आ रही है,
ये बात समझ आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने का तरीका अलग, सेकंड में जा रहे हैं तो अलग, थर्ड में जा रहे हैं तो अलग, फोर्थ में जा रहे हैं तो अलग। वन बाई वन चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? चलो इसका बता दो। फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, यहां मैं लिखूंगा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, ठीक है। अब की बार कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, आर तो आपको समझ गए, आर की वैल्यू तो सेम आनी है, वो दो की दो ही आनी। आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालते हैं पाई माइनस थीटा, तो थीटा निकालने का तरीका होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन में अक्स होता है, ये पाई हो गया। वाई की वैल्यू √3 है, अक्स की वैल्यू 1 है, यहां से अब आप सोचोगे सर माइनस में मोड़ लगाए तो प्लस हो गई, ये पाई/3, पाई माइनस पाई/3, यहां से आएगा 2 पाई/3। यहां से आप बोलो जेड कितनी आई, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड था वो हम लोगों ने निकाला, आर की वैल्यू 2 होगी, कोस 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3 हो जाए। एकदम क्लियर केस, रेडी मामला यहाँ तक। चलिए इसका बता दें, कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट का है, आर कोस थीटा प्लस आयोटा क्या होगा, साइन थीटा। अगर आप आर के बारे में सोच रहे हो तो आर तो 2 आएगा 100% बात। आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होता है वो थीटा माइनस पाई के इक्वल होता है। थीटा कैसे निकाला जाता है, टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन, यहाँ मोड लगाए नेगेटिव का कोई इश्यू नहीं होगा, तो 100% बात है, यहाँ से भी पाई/3 आएगा, ये पाई, यहाँ से बोलो माइनस का 2 पाई/3 आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड आया है वो माइनस का 2 पाई/3 आया है। अब आप ये बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का पोलर फॉर्म क्या आएगा, आर का मतलब 2 है, थीटा यहां से आया है -2 पाई/3, और आयोटा साइन फिर से जो थीटा आया है वो माइनस का 2 पाई/3 आया, इसके अंदर माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो कोस 2 पाई/3 हो गया, इसका माइनस बाहर निकाल, साइन 2 पाई क्या हो जाएगा 3, ये आंसर। अब कौन सा बचा, ये वाला केस बच गया। फिर समझ गए होंगे बात कि सर आर की वैल्यू तो वही आनी, बार बार क्यों लिख रहे हैं, 2 आ रही है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होगा वो 100% बात है माइनस थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू बार बार पाई/3 आ रही है, तो डायरेक्ट पाई/3 कर, माइनस का कोई इश्यू नहीं होता है क्योंकि यहाँ मैंने मापांक लगा दिया मोड, एकदम क्लियर केस है। अब यहाँ से वैल्यू इसका जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होगा, आर की वैल्यू 2 आ रही है, कोस थीटा का मतलब -पाई/3 है, आयोटा साइन थीटा का मतलब फिर से -पाई/3, माइनस बाहर आ जाएगा तब जब आपके पास में साइन आएगा, कोस में गायब हो गया, साइन में ये जो माइनस है ये माइनस क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन। अब कहानी क्लियर हो गई होगी भाई, 8 एग्जाम्पल कर दिए हमने, 4 अलग टाइप के, फिर 4 अलग टाइप के। अभी अक्षों के एग्जाम्पल बाकी है कि अक्षों पर अगर आ जाए तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, अक्षों वाले एकदम सीधे सिंपल कर सकते हैं। आप यहाँ तक देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो शांति से तसल्ली से देखो, कोई भी प्रॉब्लम है सर उसको बंद कर लो वहां से, एक को कर दो, दोनों हो रहे हैं, लाइट ज्यादा आ रही है उससे। इसमें थोड़ी देर लगी, 10 सेकंड लगी। यहाँ तक अगर रेडी हो गया है तो अक्षों की क्वेश्चन बता दो। अब किसी ने ये कहा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ए, बढ़िया काम है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो है आपके पास में आयोटा, फिर कहा कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वो आपके पास में माइनस, फिर का कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है माइनस आयोटा। ऐसी स्थितियां आपने देख रखी है पहले से, कौन सी स्थितियां आई है याद करो, ये स्थितियां मानक रूप में पड़ी,
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ये है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 0 आयोटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0 + आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसको हम लोग लिखेंगे -1 + 0 ये लिखेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इसको हम लोग लिखेंगे 0 - 1। अब दिमाग में एक बात क्लियर हो रही होगी कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ये पॉजिटिव अक्ष एक्सिस पर है। 1, 0 कहाँ होता है, पॉजिटिव अक्ष पर होता है। 0, 1 पॉजिटिव वाई पर, -1, 0 नेगेटिव अक्ष पर, 0, -1 नेगेटिव वाई पर हुआ कि नहीं हुआ। चारों स्थितियां देखो। आपको मैंने ये कहा था अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट पॉजिटिव अक्ष पर आए तो आर्ग्यूमेंट 0 होगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाई पर आए तो आर्ग्यूमेंट π/2 होगा डायरेक्ट। यहां पर आए तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा पाई, यहां पर आए तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा -π/2। इसी स्थिति को हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से पोलर जो रिप्रेजेंटेशन होता है r = r, z = r cos थीटा प्लस क्या होता है आयोटा sin थीटा। r की जो वैल्यू आएगी वो 1 है, ये पता लग गया। रूट में 1² + 0²। आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z होता है, जब कॉम्प्लेक्स पॉइंट हमारा अक्ष पर हो तो कॉम्प्लेक्स पॉइंट अक्ष पर आर्ग्यूमेंट 0 होगा। तो यहाँ से पोलर रिप्रेजेंटेशन निकल के तुरंत आ गया, r की वैल्यू 1 रखने की जरूरत नहीं है। cos 0 डिग्री प्लस आयोटा sin 0 डिग्री, ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन है। क्या हुआ, डायरेक्ट कैसे आया, क्योंकि हमें ये पता लग गया ये अक्ष एक्सिस पर है तो r तो वैसे ही डायरेक्ट आ रहा था, अब ये आर्ग्यूमेंट भी डायरेक्ट आने लगे। ये किस पर है, ये है पॉजिटिव वाई पर। r बोलो r कितना आएगा, r तो 1 आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा π/2। ये कहां से आया, पॉजिटिव y पर आर्ग्यूमेंट परमानेंट π/2 होता है। तो यहां से तो आप पोलर रिप्रेजेंटेशन z क्या लिखो, r का मतलब 1 है, रखने की जरूरत नहीं है। थीटा π/2 है, फिर से आयोटा और थीटा कितना है π/2। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, अब समझ में आ रही बात। अगले की हम लोग प्रैक्टिस कर सकते, अगले की हम लोग प्रैक्टिस कर सकते। क्या होगा अगले का आंसर, कॉम्प्लेक्स पॉइंट नेगेटिव एक्सिस पर, तो हमें ये पता है r तो 100% बात एक है। हम ये भी जानते हैं कि इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो 100% पाई होगा। रीजन ये है कि हमें ये पता है नेगेटिव अक्ष एक्सिस पर आर्ग्यूमेंट पाई होता है। यहां से पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या आया, एक r की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, cos -पाई प्लस आयोटा साइन -पाई। कोस माइनस को रिलीज नहीं करता है, साइन माइनस को रिलीज करेगा, तो यहां से साइन पाई ये वैल्यू। और इस केस में r की वैल्यू फिर से 1 आएगी। कॉम्प्लेक्स पॉइंट आपका नेगेटिव y पर है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z 100% -π/2 होगा। इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन z क्या होगा, z = r की वैल्यू तो 1 है, थीटा की जो वैल्यू है -π/2 है, फिर थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 है। तो यहां से ये कोस तो कर देगा प्लस, और यहाँ कैसी वैल्यू आएगी माइनस साइन π/2। अगर आप इस π/2 की वैल्यू रखते हो तो वापस वही क्वेश्चन बन जाएगा कार के ऊपर। ये लो, ये सारे केस बता दिए मैंने। और एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये पोलर रिप्रेजेंटेशन का, ध्रुवीय निरूपण का। इन क्वेश्चनों को करोगे तो कल की क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन और बता दूंगा। 2 टॉपिक बाकी है, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे होंगे और क्लास को रिवाइज कर लिया करोगे क्लियर नहीं हुआ है तो। और इसके क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज डाल दें, आपको इसके क्वेश्चन भी साथ में मिल जाए, तो साथ साथ में क्वेश्चनों को भी सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।